चलें, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा, लास्ट वीक वी डिस्कस्ड HTML क्लास एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने क्लोज किया था। जस्ट 1 minute recap of class attribute. HTML class attribute is used to specify a class for HTML element, and multiple HTML elements can share same class. और इसमें the class attribute is often used to point to a class name in style sheet. स्टाइल शीट में हम क्लास का नाम देते हैं, and it can also be used by JavaScript to access and manipulate element with specific class name. और उसके बाद हमने एग्जांपल्स वगैरह देखी थी, जैसे यहाँ पे हमने देखा है स्टाइल के अंदर हमने सिटी क्लास बनाई है और उसमें डिफरेंट स्टाइल्स डाल दी हमने, एंड देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ क्लास एट्रीब्यूट इन div इज वन ऑफ द एलिमेंट। इसी तरह एक और div में सिटी यूज़ कर रहे हैं, फिर एक और div में सिटी यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसका कोई भी क्लास में डिफरेंट स्टाइल एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, देन दोज आर अप्लाइड ऑन अ div। तो ये क्लास का बाकी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो ये ताकि थोड़ा सा आपका कनेक्शन बन जाए पिछली क्लास के साथ। नाउ वी विल कम ऑन ID, HTML ID attribute. HTML ID attribute is used to specify unique ID for an HTML element. तो किसी भी एलिमेंट को हम यूनिक आईडी दे सकते हैं, एंड देन वी कैन मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिक आईडी। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन HTML डॉक्यूमेंट। तो किसी भी एलिमेंट को जब आईडी देंगे तो आप किसी एक ही एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं सेम। अगर आपने मल्टीपल आईडीज यूज़ करनी है तो मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल आईडीज यूज़ करनी होंगी। Okay, so using ID attribute. The ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of the ID attribute must be unique within the HTML document. Same statement जो हमने पहले यहाँ पे देखी है। The ID attribute is used to point to specific style declaration in style sheet. It can also be used by JavaScript to access manipulate elements with specific ID. तो यहाँ तक आपको ये नजर आ रहा है कि जो बातें क्लास में लिखी हुई थी वही इसमें भी हैं। सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। सिंटैक्स फॉर ID is we write a hash character followed by ID name. Then define the CSS properties within curly brackets. In the following example, we have H1 element that points to name myHeader ID. The H1 element will be styled according to myHeader style definition. अब यहाँ पे देखें, ये हेड के अंदर स्टाइल का ब्लॉक है, स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग में हम जैसे हमने एक डॉट क्लास लिखा था, यहाँ पे आप हैश विद myHeader यूज कर रहे हैं, एंड सेम वे ऑफ गिविंग स्टाइल कैन बी यूज्ड हियर। अब हम यहाँ पे H1 को पे अगर हमने अप्लाई करना है तो H1 को हमने आईडी दे दी, तो इस H1 में यहाँ पे यूज हो रहा है। अब मैं कोई अगर एक और H1 बनाता हूँ और उसमें मैं आईडी नहीं दूंगा तो वो फिर वो वहाँ पे यूज नहीं होगा। तो पर्पस ये है कि हम अगर हम ये आईडीज वगैरह जैसे हमने पहले स्टाइल्स देखे थे तो हम उसमें ये करते थे H1 के लिए है तो पूरे H1 पे अप्लाई हो जाएगा, H2 के लिए है तो पूरे H2 पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम आईडी वाइज अप्लाई कर सकते हैं। किसी H1 पे करना है, किसी पे नहीं करना, तो ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फिर हम ये आईडी बेस्ड काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी हमें पास पिक एंड चूज वाला काम आ जाता है। ये जैसे हमने H1 को यूज किया है, आईडी लगाई है मैंने, इसमें मैं आईडी निकाल देता हूँ।
तो इसमें वो स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, जिस पे मैंने अप्लाई किया आईडी दी उस पर स्टाइल अप्लाई हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी? क्लास में भी यही काम कर रहे थे आईडी, और इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं। एक तो सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? A class name can be used by multiple HTML elements, while ID name must only be used by one HTML element within a page. तो ये एक डिफरेंस आ गया, एक सिंटैक्स का डिफरेंस आ गया, और दूसरा डिफरेंस ये है कि क्लास जो है वो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स पे यूज हो सकता है, और आईडी जो है वो किसी एक एलिमेंट पे यूज कर सकेंगे। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस। बाकी काम एक ही है, दोनों से जो काम ले सकते हैं हम वो एक ही काम ले सकते हैं। ओके जी, HTML bookmark with ID and links। तो बुकमार्क हमने पीछे भी देखा था कि बुकमार्क हमने पीछे कवर किया था ना हमने, याद है आपको कि नहीं कवर किया था? सर याद तो नहीं है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे गलती हो रही हो कि मेरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कवर किया हुआ है। लेट्स सी। HTML bookmarks are used to allow readers to jump to specific part of web page। ठीक है, जैसे हम विकीपीडिया वगैरह होता है उसमें हम ऊपर क्लिक करते हैं तो उसी पेज में जिस जगह पे वो हेडिंग होती है वहाँ पहुँच जाते हैं हम। इसे हम बुक मार्क कहते हैं। बुक मार्क कैन बी यूजफुल इफ योर पेज इज़ वेरी लॉन्ग। टू यूज अ बुक मार्क यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट इट एंड देन ऐड अ लिंक टू इट। और अब देन व्हेन अ लिंक इज क्लिक पेज विल स्क्रॉल टू द लोकेशन विद इन अ बुक मार्क। फॉर एग्जाम्पल ये H2 है, हेडिंग H2 क्रिएट की है, फिर मैंने आईडी डाल दिया C4। अब इस हेडिंग को मैंने रेफर करना है, तो मैं ये रेफर करने के लिए हम ए टैग यूज करते हैं। ए टैग में हमने लिख दिया जंप टू चैप्टर 4। तो ये H रेफरेंस से हम उसको लिंक दे देंगे कि जी कहाँ पे जंप करना है हमने। लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे कि ये दो हमने पैराग्राफ दो डिफाइन किए हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने हाइपरलिंक डिफाइन किया है ए टैग के साथ, और यहाँ पे H रेफरेंस है #C4, और दूसरा हमने #C10 एक और हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया। हाइपरलिंक क्रिएट करने से क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल हाइपरलिंक नज़र आ रहा है आपको, बन गया जंप टू चैप्टर 4, जंप टू चैप्टर 4 या 10। अब अगर आप देखेंगे चैप्टर 4 की जो हेडिंग है, ये नीचे चैप्टर 4 आ रहा है, अभी जंप चैप्टर 4 में यहाँ पे इसको जंप करना चाहिए। तो ये मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें चैप्टर 4 पे आ गया। अगर मैं चैप्टर 10 पे क्लिक करता हूँ तो चैप्टर 10 पे आ गया। तो विद इन सेम पेज आप जंप करवा सकते हैं। हाइपरलिंक विच इज़ वर्किंग विद इन अ पेज, दिस इज कॉल्ड बुकमार्क। और इसे अप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे अगर हमने जंप करवाना है तो हम इसको आईडी देंगे C4 की, और यहाँ पे हाइपर लिंक में हमने #C4 H रेफरेंस #C4 यूज़ किया। तो ये हाइपरलिंक बनेगा और ये C4 पे आके जंप करेगा। इसी तरह #C10 पे यूज़ कर रहे हैं तो ये C10 पे जंप करेगा आके। C10 देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है C10, ये यहाँ पे आके जंप करेगा। सो दिस इज कॉल्ड बुक मार्क। और बुक मार्क में भी हम एक तरह का वो आईडी क्रिएट करते हैं। तो ये हमने ये आईडी क्रिएट की है C10। तो आईडी का काम बुक मार्क में भी होता है। तो पॉइंट जो मैसेज है इस टॉपिक का, कि जो बुक मार्क जो आईडी है वो बुक मार्क क्रिएट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। ओके, सिमिलरली हम किसी स्पेसिफिक पेज पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये देखें पेज है HTML demo.html, और यहाँ पे हम उसके अंदर एक बुक मार्क है, तो वहाँ पे भी हम जंप कर सकते हैं। So this is also possible within page and to another page, and within that page to specific location, that is also possible। और तो ये सर उसका ये तो स्टाइल का वही नहीं है जिससे लिंक डालते हैं।
हाँ लिंक है ना, जी लिंक है, लिंक होता है वेब पेज को। तो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया वेब पेज का लिंक। जी अब सर। विद इन पेज हमने एक लोकेशन भी है वहां पे ना, स्पेसिफिक वहां जाना है हमने। अच्छा ठीक एक है सर। डिफरेंट पेज पे जा रहे हैं और डिफरेंट पेज के अंदर फिर हम उस पेज के अंदर पे एक खास लोकेशन में जाना चाहते हैं। तो साथ ठीक है ये सर। एडिशनल चीज हमने ये #C4। तो अब उस जी सर। पेज पे जम उस पेज में जाके फिर वहाँ जो लोकेशन होगी वहाँ पे जाके बुक मार्क होगा, वहाँ जाके जम करेगा। तो अगेन ठीक है इट्स सर। वेरी यूजफुल फंक्शनैलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय HTML। अच्छा जी, फिर है यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। The ID attribute can also be used by JavaScript to perform some task for that specific element. JavaScript can access an element with specific ID with getElementById method. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत कॉमनली यूज मेथड है जावास्क्रिप्ट में। गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे यूज करते हैं, करेंगे इसको। यहाँ पे देखें, ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन है, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले रिजल्ट। ये फंक्शन क्रिएट किया हमने। फंक्शन के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो डॉक्यूमेंट हो गया टॉप कंटेनर, एक जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम डॉक्यूमेंट से एक्सेस करते हैं। अब विद इन दैट डॉक्यूमेंट वी आर गेटिंग एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी है माई हेडर की। तो ये ढूंढेगा डॉक्यूमेंट के अंदर से कि माई हेडर की आईडी कहाँ पर है, और उस एलिमेंट में जाके ये हैव अ नाइस डे लिखेगा। लेट्स सी यहाँ पे करता क्या है ये। अब इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम। हमने एक बटन बनाया है यहाँ पे। बटन के ऊपर टेक्स्ट आ गया, चेंज टेक्स्ट, ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और बटन की क्लिक पे क्या करना है, बटन के क्लिक पे डिस्प्ले रिजल्ट, जो कि ये फंक्शन है, ये कॉल होगा जावास्क्रिप्ट का। ये फंक्शन कॉल हो रहा है और ये क्या करेगा, ये मैं बटन दबाता हूँ तो इसने ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर दिया है। पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है H1, जिसकी आईडी है माई हेडर, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये क्या करेगा कि इसका जो ये जो हेड, इस आईडी जो एलिमेंट है इसका HTML को रिप्लेस कर देगा इसके साथ, नए HTML टेक्स्ट के साथ। मैं क्लिक करता हूँ तो नए HTML टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक हो गया। तो अगेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ आईडी फॉर डूइंग इट। और जावा तो जो मैसेज है इसका वो ये है कि आईडी इज आल्सो यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू मैनिपुलेट सम एलिमेंट्स, उनका टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस डेमो। Okay, if there is no question, let's move forward. Okay, so this is chapter summary. हमने देखा कि the ID attribute is used to specify unique ID for HTML element. Value of ID attribute must be unique within HTML document. ID attribute is used by CSS and JavaScript to style and select specific element. The value of ID attribute is case sensitive. अच्छा, ये भी ध्यान रखना हमने कि ID का जो भी एट्रीब्यूट डालेंगे इट इज केस सेंसिटिव। ID attribute is also used to create HTML bookmark. तो bookmark में भी यूज होती है ID, and JavaScript can access an element by specific ID with getElementById method. So this is the summary. Okay, let's see an exercise. हाँ जी, ये एक्सरसाइज क्या कह रही है। Add the correct HTML attribute to make the H1 element red. हाँ जी, बताएं जनाब। यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है स्टाइल के अंदर माई हेडर कलर रेड, और H1 में यहाँ पे अब क्या लिखना चाहिए हमें।
ID is equal to my header. ID इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या डबल कोट में होगा कि बगैर कोट के होगा? ये तो याद नहीं है सर, डबल कोट चले डाल दें सर। डबल कोट का एक्सपेरिमेंट करते हैं। माय हेडर, चलो इसको शो आंसर, बिल्कुल ब्लू हो गया एग्जैक्ट, यू आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। Okay, now moving on to next chapter, that is iframes. Let me introduce you one text editor. The text name of the text editor is Visual Studio Code. देखें इसकी वेबसाइट जो है, इसका जो है URL code.visualstudio.com, and it is free. डाउनलोड फॉर विंडोज, स्टेबल बिल्ट, या डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि फॉर बिगिनर्स नोटपैड वगैरह को यूज़ करें तो थोड़ा सा उसमें सिंटैक्स को याद करना आसान हो जाता है, बट फॉर प्रोफेशनल्स यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ सम टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर कई किस्म के आते हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इट इज़ करंटली इट इज़ द अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स। तो इसका मैं आपको डेमो देता हूँ। ये इस वक्त पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स में से है। इसमें अगर आपको नज़र आएगा तो आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आई होप नज़र आ रहा है आपको। सर लेकिन काफ़ी लैग आ रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ फिर। जब पूरा नज़र आना शुरू हो जाए तो बताइएगा। आ गया नज़र पूरा? जी सर। अच्छा ठीक है। तो ये देखें, इसमें आई कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो ये बुनियादी दो चीज़ें हैं जो आपने काम करना होता है। जनरली जब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब IIS इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारा www रूट, ये हमारा रूट फोल्डर होता है, और इस फोल्डर में वेबसाइट होनी चाहिए हमारी। तो फिर हम लोकल होस्ट करेंगे तो लोकल होस्ट से हम कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक दो दफ़ा आपको डेमो भी दिया था। तो इसमें मुख्तलिफ फाइल्स रखी हुई हैं मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लूँ। ओपन फोल्डर करके मैं www रूट का फोल्डर खोल लूँ तो पूरी उस फोल्डर की फाइल्स मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ये फॉर एग्जांपल देखें, www रूट का फोल्डर है, उसके अंदर जितनी फाइल है मुझे नज़र आनी शुरू हो गई यहाँ पे। ये www रूट का फोल्डर है, उसके अंदर जितनी वो फाइल्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अब मैं किसी भी फाइल को क्लिक करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं default.html करता हूँ तो default.html की फाइल खुल गई है। इसमें देखें इंडेंटिंग वगैरह हुई हुई है ऑटोमेटिकली, जैसे भी किसी अच्छे IDE में होता है, आपको सारी इंडेंटिंग वगैरह नज़र आ रही होती है। ये है फर्स्ट, ये फाइल है वो खुल गई है। ये फाइल है HTML इंडेक्स फाइल है, सारी फाइल नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ वीक 4.html। तो ये week4.html
फाइल खुल गई है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं HTML, ये मैंने HTML लिखा है अभी, तो इस मुझे कॉन्टेक्स्ट हेल्प मिल रही है। तो जनरली आज हम जो पढ़ रहे हैं HTML5 पढ़ रहे हैं, तो मैं अगर HTML5 को क्लिक करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट वे मुझे एक पूरा एक स्ट्रक्चर मिल गया HTML फाइल डॉक्यूमेंट का, एंड आई कैन देन ऐड वेरियस वैल्यू। कंट्रोल एस से मैं सेव कर सकता हूँ, कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा तो सेव कर सकता हूँ, मैं सेव भी करता जा रहा हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे आपको हेड नज़र आ रहा है, इसको हेड को मैं क्लोज कर सकता हूँ, बॉडी खुली हुई है। यहाँ पे हेड में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी हमने HTML में पढ़ी हैं, कुछ हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हेड हो गया, अब ये इसका नीचे बॉडी नज़र आ रही है आपको। अब मैं इसको अगर लेट मी क्रिएट वन हेडिंग, मैं H1 प्रेस किया है, तो H1 एंटर करता हूँ मैं। H1 लिखा है मैंने, एंटर किया है, तो ये H1 का टैग बन गया है, दिस इज H1। ठीक हो गया, ये मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे इसमें वो हैं प्लग इन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लग इन है जो कि इसमें एक्सटेंशंस भी हम उसे कहते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और सर्च एक्सटेंशन फ्रॉम द मार्केट प्लेस, इनमें से एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर प्रीव्यू। प्रीव्यू योर HTML फाइल विद लोकल होस्ट सर्वर लाइव रीलोडिंग अनेबल्ड। ठीक है जी, तो ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप मुख्तलिफ एक्सटेंशन और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस इसको अगर मैं इसको मैं देखना चाहता हूँ लाइव, लोकल होस्ट से लोड हो, यानी कि मैं ऐसे ही है जैसे मैं ब्राउज़र में जाके, मैं जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र में जाके मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और उसके बाद मैं कहता हूँ week4, अभी मैंने जो फाइल बनाई है .html, तो ये फाइल खुल गई है। ठीक है, ये मैं उसी इन्वायरमेंट में ये फाइल खोलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं F1 प्रेस करूँगा, और F1 ये याद रखना है, F1 प्रेस किया मैंने, शो लाइव सर्वर प्रीव्यू, सॉरी यहाँ पे मुझे क्लिक करके F1 ओ लाइव सर्वर प्रीव्यू अगर मैं करूँ तो इसको मुझे HTML कंट्रोल S, ये शो लाइव सर्वर प्रीव्यू किया, तो एक नेक्स्ट विंडो में साथ मेरे पास आ गया H1 लिखा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक H2 लिखता हूँ, H2 और प्रेस एंटर, दिस इज H2, और मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ, H2 आ गया। तो साथ साथ अगर मैं कुछ इसका फ़ायदा ये मुझे है कि साथ साथ मैं कोई काम करता हूँ तो आई कैन सी इट्स प्रीव्यू, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल मैं टेबल एक क्रिएट करता हूँ, टेबल क्रिएट किया मैंने, टेबल में आपको पता है पहले रो क्रिएट करनी पड़ती है हमें,
ये मैंने रो क्रिएट की है। रो के अंदर मैं हेडिंग सेल भी क्रिएट कर सकता हूँ और वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ हेडिंग 1। ठीक है जी, मैं सेव करता हूँ इसको, Ctrl+S। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया। उसकी पहली ये हेडिंग नहीं क्रिएट की मैंने, हेडिंग क्रिएट नहीं की बल्कि मैंने क्या किया, सेल क्रिएट किया है। इसको हेडिंग बना, तो हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती है। ये हेडिंग क्रिएट कर दी मैंने, तो ये बोल्ड हो गई है। ठीक हो गया। ऐसा टेबल के एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ के कंट्रोल स्पेस करूँगा तो फर्दर इसके चीज़ें खुल जाएंगी। बॉर्डर ले लेता हूँ। बॉर्डर मैं कहता हूँ कि जी ठीक है जी, 10 पिक्सल। स्टाइल, कलर, कलर में कौन सा कलर लूँ मैं, ये मैं कहता हूँ जी ब्राउन लेता हूँ मैं। देखें पूरे कलर के साथ साथ वो एक्चुअल कलर भी शो कर रहा है, डार्क ब्लू। सेव करता हूँ मैं, ये देखें ये टेबल बन गया है। एक और मैं TH क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, हेडिंग 2, Ctrl+S। तो मैं छोटा सा आपको डेमो दिया, तो इसको आपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो वीडियो आप देखेंगे 30 मिनट्स की वीडियो है। तो वो आपको ये देखें, ये वीडियो है, ये आपको बड़ा अच्छा एक डेमो दे देगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको मैंने एक मोटा मोटा बता दिया है। बाकी आप इसको, क्योंकि आगे जब आपने यूज़ करना है CSS में आएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर ये सपोर्ट करता है, आपको साथ हेल्प दे रहा होता है। सो योर वर्क, तो आपको एक तो सिंटैक्स याद रखने के लिए कहा जाता है कि जी आप प्लेन एडिटर में काम करें ताकि आपको हेल्प ना मिले, लेकिन है कि जब आपको थोड़ा सा सिंटैक्स का आइडिया हो जाए तो देन टू बिकम एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव you are required to use some text editor. And Visual Studio Code is the currently the most popular text editor of year 2021. तो ये यहाँ पे मैं इसका लिंक डालता हूँ। ठीक हो गया। इट इज़ 30 मिनट्स। इसको देख लीजिएगा, इंस्टॉल वगैरह, और थोड़ा सा इसको जो इसमें फीचर्स वगैरह वो आपको ये बता देगा। एंड देन अपने इस पे आप प्रैक्टिस वगैरह करें, क्योंकि ये फिर यू विल एंजॉय इट फर्दर जब आप आगे बढ़ेंगे। तो सर ये कौन सा बटन है वो कौन जिससे हम साइड पे प्रीव्यू करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने लिख तो लिया लेकिन राइट साइड पे प्रीव्यू एफ नहीं आ रहा था। एफ इससे इससे मैंने जब F1 प्रेस किया, ये पहले इंस्टॉल किया ना, इंस्टॉल जब कर लेंगे ना जी उसके सर। बाद होगा। जब सर F1 वो प्रेस कर करेंगे ना लिया। तो बहुत सी कमांड आती है इसमें। शो लाइव सर्वर प्रीव्यू है, इसको मैंने क्लिक किया तो राइट साइड पे प्रीव्यू विंडो खुल जाती है। सर वो ठीक भी है, आ गया, कोई लेकिन बात। उसके बाद तो बस ये फाइल खुली हुई थी ना, इस फाइल का मैंने लाइव प्रीव्यू को कहा है ना, ये फाइल खुली हुई है ऑलरेडी। अगर मैं कोई और फाइल खोलूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ये index 1 फाइल है मेरी, सॉरी ये मैंने इधर नहीं खोलना, यहाँ पे मैं कर्सर रख के मैं कहता हूँ जी index 1 फाइल है ये मेरी। अब इसका मैंने लाइव प्रीव्यू देखना तो यहाँ नहीं आ रहा ना। अब मैं फाइल खुली हुई है, मैं F1 करता हूँ, शो लाइव प्रीव्यू, तो ये देखें यहाँ पे एक और फाइल खुल गई और ये प्रीव्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जिस फाइल खुली होगी उसका जब लाइव प्रीव्यू लेंगे तो राइट साइड पे आना चाहिए। बाकी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, वो जो वीडियो मैंने दी है 30 मिनट की, वो जरा देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो वो आपको थोड़ा सा बड़ा अच्छा हैंड ऑन आइडियाज़ दे देगा इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है इस आईडी की। ठीक हो गया। तो ठीक है कमिंग सर। बैक टू, तो ये सारी बातें अपनी तरफ, लेकिन एक पूरा HTML का इससे गो थ्रू होना बड़ा ज़रूरी है।
कि इसमें फीचर्स क्या क्या है, HTML में क्या कुछ कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो हमें है ना, ये चीज़ कवर करनी जरूरी है हमारे लिए। तो कमिंग ऑन टू अनदर फीचर ऑफ HTML, इट इज कॉल्ड आई फ्रेम्स। iframe. An HTML iframe is used to display a web page within a web page. देखें, अगर आपने वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज खोलना है, देन वी मेक यूज ऑफ आई फ्रेम। अब यहाँ पे ये देखें, वेब पेज के अंदर वेब पेज खुला हुआ, हाउ वी डू दैट, ये सिंटैक्स है इसका। आई फ्रेम यूआरएल बताएंगे आप सोर्स के साथ, कौन सा वाला पेज खोलना है, और टाइटल वगैरह दे सकते हैं आप। This it is a good practice to always include title attribute for iframe, यानी कि नहीं भी देंगे फिर भी खुल जाएगा। This is used by screen reader to read out what content of iframe is. तो आप उसकी हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं फ्रेम की, किस हाइट विड्थ में आपने देना है, तो ये भी आप दे सकते हैं। और यू कैन ऐड स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज CSS हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। तो आप स्टाइल में हाइट विड्थ इस तरीके से भी दे सकते हैं, स्टाइल वाले एट्रीब्यूट को यूज करके। तो लेट्स सी, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमने, ये वेब पेज है, और ये वेब पेज कहाँ से उठाया हमने, ये demo-iframe.htm, ये वाला पेज इसके अंदर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखें, मैं इसको छोटा किया वेब पेज, तो इसमें देखें स्कॉलर नहीं, इसमें नहीं आ रहा, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इसमें ये स्क्रॉलिंग भी आ जाती है, अभी नहीं आ रही, चलें इसको आगे देखते हैं। तो ये इसके अंदर वेब पेज आ गया है, ठीक हो गया। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ हाइट इसकी कम कर देता हूँ इसकी 50। ओह, ये तो 500 हो गया, 50 करता हूँ। तो ये देखें, ये वेब पेज खत्म हो गया, इसमें स्कॉलर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया इसके अंदर टू डिस्प्ले दैट पेज। सिमिलरली आई कैन ऐड द विड्थ को बढ़ा दें थोड़ी सी, 500 कर दूं, तो ये बिट ज़्यादा हो गई है, लेकिन स्कॉलर इज देयर। तो ऑटोमेटिकली जब कंटेंट ज़्यादा हो तो स्कॉलर खुद ही इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज आई फ्रेम। अब इसके साथ आप कुछ बॉर्डर्स वगैरह, स्टाइल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन रिमूव द बॉर्डर। आप यहाँ पे आप करते हैं, अगर बॉर्डर इज इक्वल टू नन, स्टाइल बॉर्डर कॉलन नन, तो क्या होगा, ये देखें, इसके राइट साइड पे कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल मर्ज हो गया उसके साथ। फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्पेसिफाई टारगेट फॉर अ लिंक। तो अच्छा, इसमें आप ये भी ज़रा देख लें, विद CSS यू कैन आल्सो चेंज साइज, स्टाइल, कलर ऑफ आई फ्रेम बॉर्डर। इसको भी देख लें, ये देखें बॉर्डर लगा दिया हमने, क्योंकि हमने आई फ्रेम में ये इसका बॉर्डर सॉलिड रेड, हमने बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, तो ये बॉर्डर भी लगा सकते हैं हम। फिर हम iframe can be also be used as a target frame for a link. The target attribute of a link must refer to name attribute of iframe. इसको देखें। अच्छा, अब मैं अगर ये इसको क्लिक करता हूँ, ये हाइपरलिंक बना हुआ नीचे, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज इस फ्रेम के अंदर खुल गया है। इसका मतलब आई हैव टू स्पेसिफाई कि ये पेज मैं अपना जो हाइपरलिंक है कहाँ पे खोलना है। तो वो काम करने के लिए हम ये एच रेफरेंस को देखें, हमने ये बताया कि कौन सा यूआरएल है जो खोलना है, और टारगेट में हमने उस फ्रेम की आईडी दे दी है, फ्रेम का नाम दे दिया। ये देखें, यहाँ पे हमने जब फ्रेम डिफाइन किया तो हमने इसका नाम स्पेसिफाई किया, नेम इज इक्वल टू आई फ्रेम ए, और यहाँ पे हम टारगेट में फिर उस फ्रेम का नाम डाल रहे हैं। तो अब यह है कि इसे पता है कि हाइपरलिंक ने इस फ्रेम के अंदर खुलना है। ठीक है जी, तो ये हम इस तरीके से हम
काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई एनी इनोवेटिव आइडिया कैन बी हैंडल्ड वेरी इफेक्टिवली बाय क्रिएटिंग मल्टीपल फ्रेम्स। मल्टीपल फ्रेम में मल्टीपल चीज़ें खोल सकते हैं आप। So the chapter summary, HTML iframe tag specifies inline frame. ये iframe I का मतलब है कि inline. The source attribute defines URL of the page to embed. Always include title attribute for screen readers. Height width attribute specifies the size of iframe, and border none is used to remove the border around the frame. हाँ जी तो ये एक एक्सरसाइज आ गई है। ये आपने बताना है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? क्रिएट एन आई फ्रेम विद URL address that goes to HTTP this। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? SRC। क्या चीज? SRC। चलें देखते हैं। SRC का जवाब दुरुस्त है आपका या नहीं? शो आंसर। हाँ जी बिल्कुल, यू आर राइट। SRC is the right answer. Source is equal to that. Okay, so it closes our this chapter. Now, next is a brief use of JavaScript in HTML. So let's see a brief introduction to JavaScript. HTML JavaScript. JavaScript make HTML pages more dynamic and interactive. So this is an example. My first JavaScript. Click me to display date and time. ये क्लिक किया तो डेट एंड टाइम लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो इसको हम नहीं देखते, आगे चलते हैं। स्क्रिप्ट अब लिखते कैसे हैं? टू डिफाइन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट दैट इज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट याद रखें कि जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे भी यूज होती है और क्लाइंट साइड पे भी यूज होती है। तो अभी हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट अगर यूज करना है तो वी यूज HTML टैग स्क्रिप्ट। Script element either contains script statements or it points to external script file through source attribute। तो inline script भी लिख सकते हैं हम, और external JavaScript फाइल को आप लिंक भी कर सकते हैं। तो ये आप चीज याद रखें। आगे चलें जी। कॉमन यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन एंड डायनेमिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। तो तीन बुनियादी काम बता रहे हैं स्क्रिप्ट के। पहला हो गया इमेज मैनिपुलेशन, इमेज रिप्लेस करनी है, कोई और इमेज लानी है, छोटी बड़ी करनी है। फॉर्म वैलिडेशन, आगे हम फॉर्म पढ़ेंगे। तो फॉर्म को अब जनरली ये होता है कि हम फॉर्म में जब हम कुछ डेटा एंट्री करते हैं तो इससे पहले के सर्वर को डेटा भेजा जाए आप लोकली उसको वैलिडेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी आईडी CNIC एक ख़ास पैटर्न पे डालना है हमने, तो हम उस पैटर्न पे नहीं डाला हमने, तो उसको आप क्लाइंट साइड पे भी वैलिडेट कर सकते हैं सर्वर पे भेजने से पहले। तो इस किस्म के काम होते हैं फॉर्म वैलिडेशन में। एंड डायनेमिक चेंजेस ऑफ कंटेंट, जैसे अभी पीछे डेमो आपको दिखाया कि हमने कंटेंट चेंज कर दिया था फंक्शन बना के, तो ये काम हो सकता है। To select HTML element, JavaScript most often uses document.getElement by ID method। तो ये बहुत commonly यूज होता है, get element by ID method। This JavaScript example writes hello JavaScript into HTML element with ID demo। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया है, एक हमने पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ की आईडी दे दी हमने डेमो। ये इसकी हमने आईडी दी है डेमो, और यहाँ पे
आईडी एक पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ की आईडी है डेमो, और ये स्क्रिप्ट लिखा है हमने। हम कहते हैं जी गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और डेमो ये वाला पैराग्राफ है, और इनर एचटीएमएल हेलो जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ आ जाए हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये देखें, ये जो हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से जावास्क्रिप्ट रन कर दिया है, तो वो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज अ ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। You can learn much more about JavaScript in JavaScript tutorial. So a taste of JavaScript. Here are some examples of JavaScript can do. यहाँ पे बटन आ गया क्लिक मी, क्लिक मी क्या, तो यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। अब क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये बटन में फंक्शन ऑन क्लिक हम कह रहे हैं जी फंक्शन कॉल करें माय फंक्शन, माय फंक्शन में हम कह रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और ये वाला डेमो आईडी है, और इसके अंदर लिखा हुआ है माय डेमोन्स्ट्रेशन। इसको रिप्लेस करना है आपने, तो हमने इसको इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, जावा हेलो जावा स्क्रिप्ट। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो यह हेलो जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। ये हमने पहले भी देखा था, चलें एक और देख लिया। लेट्स सी अनदर डेमो। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। ये अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट था इसका स्टाइल चेंज कर दिया इसने। कंटेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, और ये फंक्शन के अंदर हमने सारा कोड लिख दिया है कि जी डेमो का स्टाइल फॉन्ट साइज ये कर दे, डेमो आईडी का कलर रेड कर दे, डेमो का स्टाइल बैकग्राउंड येलो कर दे। तो इसने क्या किया है, इसने येलो कर दिया सारा कुछ। क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ये तीनों स्टाइल अप्लाई हो गए हैं इसके ऊपर, डेमो आईडी वाले पैराग्राफ पे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? जी चलें आगे। Yes, sir. JavaScript can also change the attribute. ये देखें जी, यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये मैं लाइट ऑन बटन दबाऊंगा तो बल्ब ऑन हो गया, लाइट ऑफ करूंगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ ऑन ऑफ। नाउ दिस इज जावास्क्रिप्ट। कर क्या रहे हैं हम, दो इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं। एक इमेज है येलो बल्ब वाली और एक इमेज है ग्रे बल्ब वाली, बट इट इज गिविंग अस द visualization that we are switching on and off the bulb। कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे देखें, हम ये कह रहे हैं कि जी पहले फंक्शन देखें। ये फंक्शन है स्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन है लाइट फंक्शन है, और इसको हम SW एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसको हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, और इसको SW को डिफाइन करने की ज़रूरत कहीं नहीं है। जैसे सी में डिफाइन करना पड़ता है कि टाइप डिफाइन करनी पड़ती है ना, यहाँ डिफाइन कोई नहीं करना पड़ रहा हमें, बस SW डाल दिया हमने। और ये हेयर नाउ वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल पिक्चर। यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ स्विच इज इक्वल टू 0, तो पिक्चर ये दिखा दे, पिक्चर वेरिएबल में डाल दे पिक्चर बल्ब ऑफ डॉट जिफ। ये वाली जो टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग डाल दे पिक्चर वेरिएबल में। इसमें भी देखें टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ी हमें, वेरिएबल सिंपल लिख दिया हमने, इसकी टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी स्ट्रिंग
इसको असाइन हो जाएगी पिक्चर को। अदरवाइज अगर स्विच 0 नहीं है तो इसका मतलब स्विच 1 है, SW1 है, तो ये पिक्चर बल्ब ऑन जिफ असाइन कर दे पिक्चर वेरिएबल को। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो या तो ऊपर वाली जिफ या तो ये वाली जिफ इसको साइन होगी या ये जिफ कोई एक साइन होनी जरूरी है। अब वो जब जिफ साइन हो गई इसको, तो अब हम कह रहे हैं कि जी यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी माई इमेज। ये आप देखें तो माई इमेज हम कहाँ पे, ये इमेज को आईडी दी हुई है हमने माई इमेज, और इसको हमने रन टाइम पे वो पिक्चर के अंदर जो जिफ जो स्ट्रिंग है वो असाइन करेंगे, तो सोर्स इज इक्वल टू ये वाली हो जाएगी। सोर्स को या तो ये बल्ब ऑफ वाली जिफ असाइन हो जाएगी या सोर्स को बल्ब ऑफ वाली जिफ असाइन हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट जब हमने बटन नहीं दबाया तो इसको कौन सी जिफ असाइन हुई हुई है, बल्ब ऑफ वाली जिफ असाइन हुई है। तो जब हमने फंक्शन कॉल नहीं किया तो इमेज को बाय डिफॉल्ट सोर्स से वाली ऑफ वाली असाइंड है, उसकी हाइट फिट हमने सेट की हुई है। अब ये बटन आ गए, ये दो बटन बनाए हैं हमने, एक ऑन क्लिक का बटन है और एक लाइट ऑन का बटन है और एक लाइट ऑफ का बटन है। लाइट ऑन का जब बटन प्रेस करेंगे तो लाइट का फंक्शन कॉल होगा जिसको 1 पास होगा, और लाइट ऑफ का अगर हम फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो लाइट फंक्शन को 0 पास होगा। 0 और 1 पास कर रहे हैं हम, एंड ये हम 1 पास हो गया। 1 पास हुआ तो ये वाली जिफ असाइन हुई है और ये वाली इमेज डिस्प्ले कर दी है उसने। जब मैं ऑफ वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये वाली इसको 0 पास होगा, तो ये वाली जिफ असाइन हो जाएगी सोर्स को और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। एनी क्वेश्चन ऑन द लॉजिक एंड सिंटैक्स? तो सिंटैक्स तो C++ की तरह ही है। हाँ, सी की तरह है सिंटैक्स, तो बिल्कुल ठीक बात है। लॉजिक भी समझ में आ गई है, इंटरेस्टिंग लॉजिक है। यस आज सर। बैठ के रंग बिरंगे बल्ब बनाए, एक येलो बल्ब बनाए, एक ग्रीन बल्ब बनाए, एक ब्लू बल्ब बनाए, ठीक है, और छोटे बहन भाइयों को इम्प्रेस करें। जी सर, वो मैं ठीक हो, सोच ये रहा हूँ। होमवर्क, ये होमवर्क है आपका। चलें, ओके, सो there is another tag, no script tag. What is this? HTML no script tag defines alternate content to be displayed to the user that have disabled script in their browsers to have browser that doesn't support the script. तो आप के पास ऑप्शन होता है किसी ब्राउज़र में आप जाके अपना स्क्रिप्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत ही कोई पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप 1901 का, तो वो फिर सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए भी कुछ हल होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा एक टैग डाल रहे हैं स्क्रिप्ट के साथ ही, नीचे हम नो स्क्रिप्ट टैग डाल रहे हैं। अगर ये स्क्रिप्ट ना एग्जीक्यूट हुआ तो ये नो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए मैं खोलता हूँ, तो अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता है। अगर कोई ऐसा ब्राउज़र होता तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई आती, लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है तो इसलिए ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा, ये हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगेन समथिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। लें जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज आ गई है, टेस्ट योर सेल्फ विद एक्सरसाइज। बताएं जनाब क्या करना है। यूज जावास्क्रिप्ट टू चेंज HTML content of P element to hello world। तो वो गेट एलिमेंट आईडी। हाँ, गुड। तो गेट एलिमेंट, बाई का बी शायद बड़ा होगा और ID होगा, ऐसा होना चाहिए इसको, गेट एलिमेंट बाई ID। चलें देखते हैं क्या करता है ये।
शो आंसर, हाँ बिल्कुल। एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाई का बी कैपिटल है और आईडी का आई कैपिटल है। ठीक हो गया। तो दिस इज द एक्सरसाइज। चलें जी, फाइल पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि फाइल एब्सोल्यूट फाइल पाथ होता है, रिलेटिव फाइल पाथ होता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है फाइल पाथ में, ये भी हमने डिस्कस किया, दोबारा कर लेते हैं। इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज रिलेटिव फाइल पाथ। When using relative file paths, your browser will not be bound to your current base URL. All links will work on your own computer, localhost, as well as on your current public domain and your future public domain. अच्छा, इसमें एक चीज शायद मैं मिस कर गया हूँ। नहीं, वो यहाँ पे नहीं कवर होगी। आगे चलते हैं जी। HTML हेड। अब ये हमने पहले ही दिन सबक पढ़ा था कि HTML के अंदर दो लेवल 2 के एलिमेंट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। और हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, स्टाइल भी हम स्टाइल जो इंटरनल स्टाइल शीट अगर हमने डिफाइन करनी है, दैट इज आल्सो इनक्लोज्ड इन हेड एलिमेंट। इसी तरह अगर इंटरनल कोई स्क्रिप्ट लिखना है हमने, वो भी हेड के अंदर लिख सकते हैं। तो कुछ मेटा प्रॉपर्टीज भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, और बेस भी सेट कर सकते हैं। इनको हम देख लेते हैं। मेटा हमने नहीं देखा हुआ। टाइटल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने कि आपके ब्राउज़र के ऊपर टाइटल आ जाता है लिखा हुआ, जैसे ये आ रहा है, ये मैं कर्सर ऊपर लेकर गया हूँ, लिखा हुआ आ रहा है HTML हेड एलिमेंट्स। इसमें लिखा हुआ हेड है, टाइटल में डाला हुआ है नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़। इसमें लिखा हुआ विजुअल स्टूडियो। तो जो हेड एलिमेंट होता है वो आपके ऊपर आइकॉन में इस जगह पे टाइटल आपका डिस्प्ले हो जाता है, जो टाइटल डालते हैं आप। ठीक हो गया। तो टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ ब्राउजर टूल बार, प्रोवाइड्स टाइटल फॉर पेज व्हेन इट इज एडिड टू फेवरेट। फेवरेट में डालेंगे तब यही टाइटल सेव होगा। डिस्प्लेस टाइटल फॉर पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो सर्च इंजन रिजल्ट्स में भी ये टाइटल डिस्प्ले होता है। तो टाइटल, नए नए जो डेवलपर्स होते हैं वो टाइटल डालना भूल जाते हैं क्योंकि होता ऑप्शनल है ये, लेकिन टाइटल डालना इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि टाइटल को डाला जाए। एंड यू शुड हैव अ मीनिंगफुल पेज टाइटल। उसके बाद स्टाइल है। स्टाइल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि स्टाइल हम डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर आपने स्टाइल शीट को लिंक करना है, किसी और स्टाइल शीट सेपरेट पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये पड़ी हुई है MyStyle.css, उसको लिंक करना है तो ये भी हम हेड के अंदर ही लिंक करते हैं इसको। इसके बाद मेटा। मेटा थोड़ा सा डिस्कस करने वाली चीज़ है। What is meta? Meta element is typically used to specify character set. पहली चीज आ गई character set, then page description, then we can put some keywords. Authors डाल सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट के ऑथर कौन से हैं, और व्यू पोर्ट्स। ये सेटिंग्स कर सकते हैं विद मेटा एट्रीब्यूट्स। सो ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेट्स डिस्कस इट। डिफाइन कैरेक्टर सेट यूज्ड। अब कहते हैं जी UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज होगा। तो जनरली हम HTML5 रिकमेंड करती है कि आप UTF-8 यूज करें कैरेक्टर सेट को। तो हम कोई और कैरेक्टर सेट भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने मेटा एट्रीब्यूट में ये कैरेक्टर सेट डाल दिया तो इसका मतलब है हम बता रहे हैं सर्वर को भी और बाकी सर्च इंजन वगैरह को भी कि ये जो वेब पेज है हमारा, ये UTF-8 कैरेक्टर सेट को यूज़ करेगा। तो हमें कैरेक्टर सेट जो भी यूज़ करें वो हमें स्पेसिफाई करना चाहिए एज अ गुड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। इसी तरह हम वी कैन डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन। मेटा, नेम, कीवर्ड्स, कंटेंट, ये अब देखें हम
हम कह रहे हैं ये 3 कीवर्ड डाले हमने इसमें, HTML, CSS। तो सर्च इंजन को अगर हम सर्च लगाते हैं तो सर्च इंजन के लिए हमारे पेज पे रेलिवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचना हमारे लिए उसके लिए आसान होगा। हमारी कोई HTML अगर सर्च लगाता है तो क्योंकि बाय रेलिवेंसी वो रैंकिंग कर रहा होता है सर्च इंजन। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट बताया कि जी इस पेज के अंदर कंटेंट हमारा HTML का कंटेंट है, CSS का और जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है, तो वो बाय रेलिवेंसी आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा टॉप पे लेकर आएगा। तो सिंटैक्स क्या है इसका? नेम कीवर्ड्स एंड कंटेंट, फिर जहाँ जो भी डाल दें यहाँ पे, यहाँ अपने जो भी रेलिवेंट कंटेंट होगा वो डालेंगे, लेकिन हमने कीवर्ड्स नेम यूज़ करना है। फिर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अगेन फॉर द सर्च इंजन। आप कहते हैं जी ये फ्री वेबसाइट का ट्यूटोरियल है, तो सर्च इंजन जब सर्च लगाएगा तो आपका ये पेज आ जाएगा उसकी पकड़ में, ढूंढ लेगा उसको कि जी ये फ्री वेब ट्यूटोरियल की डिस्कशन यहाँ पर इस पेज पर है। यूज़र को नज़र नहीं आएगा ये, क्योंकि हेड के अंदर जो चीज़ भी डली होती है वो यूज़र को नज़र नहीं आती। यूज़र को जो चीज़ नज़र आती है वो नज़र आती है बॉडी टैग में। अगेन वी कैन डिफाइन ऑथर्स, नेम ऑथर, कंटेंट, जो भी है XYZ। तो आपने जब असाइनमेंट करनी है तो आपने फिर ये काम करना है कि अपना नेम ऑथर करके अपने कंटेंट में अपना नाम लिखना है। ठीक है जी, हमाद वगैरह वगैरह जो भी हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स। जैसे cricket.info की वेबसाइट खोलते हैं हम, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश हो रही होती है। वो रिफ्रेश होती है तो फ्रेश कंटेंट उठाती है सर्वर से, तो ऑटो रिफ्रेश करवा सकते हैं आप अपने वेब पेज को। HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश कंटेंट 30, तो क्या होगा ये? इट विल रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो अगर आपने कोई डेटाबेस से चीज़ें उठानी हो एक रेगुलर इंटरवल पे, और डेटाबेस आपकी डायनेमिक है, डेटा चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको क्रिक इन्फो की बताई है एग्जांपल कि आपका रन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो आप इस ये वाला काम किया होता है वहाँ पे। और ये देखें कितना सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग नहीं है आपकी, एक लाइन की स्टेटमेंट डालनी है आपने। ओके जी, सेटिंग अ व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आजकल डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे हम वेब पेजेस खोलते हैं, मोबाइल पे भी खोलते हैं और डेस्कटॉप पे भी खोलते हैं, और फिर कोई स्क्रीन साइज 17 इंच है, कोई 15 इंच है, कोई 14 इंच है, कोई 12 इंच है। मोबाइल के भी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मेटा एट्रीब्यूट डाल देना चाहिए। आज ईयर 2021 में आपको ये वाला स्टेटमेंट आपकी वैसी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे। नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, तो जो भी डिवाइस की विड्थ होगी अपने आप को पेज एडजस्ट करेगा उस विड्थ के मुताबिक। इनिशियल स्केल 1.0, इसका मतलब है कि जो 100% है उसका व्यू व्यू उसका 100% पे होगा। 150 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्केल उसका 100% होगा, और डिवाइस विड्थ होगी विड्थ के मुताबिक। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने खोला है अभी आपको नज़र आ रहा है ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई कोड इंसर्ट हो जाता है। मैंने आपको ये इसका व्यू नज़र आ रहा है आपको, विजुअल स्टूडियो कोड का नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन? यस सर, अब आ गया। यस सर, अब आ गया। अच्छा, इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें डाल दी थी उसने, HTML, लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली डाल देनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ देखें, ये मैं जिसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ वो उसको एक्सप्लेन भी कर देता है, सेक्शन का क्या मतलब है। स्पैन डाला है मैंने, तो स्पैन का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ आ रही है आपको। TH, द एलिमेंट रिप्रेजेंट्स हेडर सेल। TR, द एलिमेंट रिप्रेजेंट्स रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल। तो आपको इट ईज आउट्स योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो बात ये कर रहा था मैं कि यहाँ पे ये चीज़ें देखें, हेड के अंदर ये मेटा एट्रीब्यूट्स कुछ उसने फटाफट डाल दिए हैं,
3 खुद ही डाल दिए हैं जब मैंने HTML5 किया तो उसमें ये वाला एट्रीब्यूट भी डाला है, नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल 1.0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ डाल दी इसने। इसने एक ये चीज़ डाली HTTP इक्विवेलेंट। ये आपको ये देखें एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्या कुछ इक्विवेलेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो इसने डाला है XUA कंपैटिबल। अब उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक हो गया जी। और इसका कंटेंट इज इक्वल टू IE एज। ये IE एज क्यों कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ना, तो ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है ये, तो इन्होंने फटाफट अपनी मर्जी का कंटेंट डाल दिया कि जी ये उससे कंपैटिबल है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज पे ठीक खुलेगा। तो ये उन्होंने ये कार्रवाई की हुई है। इसका कैरेक्टर सेट भी नज़र आ रहा है आपको, UTF-8। ये कैरेक्टर सेट कई किस्म के हो सकते हैं। ये आपको UTF-7, GEC8 बहुत सारे हो सकते हैं। जनरली जो रिकमेंडेड कैरेक्टर सेट है फॉर नॉर्मल वेबसाइट्स वो UTF-8 होता है। तो ये भी आपको मैंने साथ बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेटा एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, सेटिंग ऑफ व्यू पोर्ट को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बल्कि कंटेंट, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल। इसकी अगर एग्जांपल नज़र आ जाए यहाँ पे, ये एग्जांपल दिखाई है इसने, चलती नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्क्रिप्ट हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। बेस नहीं डिस्कस किया हुआ हमने। HTML base element. Base element specifies base URL and or target for all relative URL in a page. Base tag must have either an href or a target attribute present or both. There can only be one single base element in a document. ये जो नीचे एग्जांपल है, it specifies a default URL and default target for all links in a page। तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे बेस टैग के अंदर, तो ये जितने भी हम तो ये डिफॉल्ट URL बन जाएगा। और टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि नया पेज खोलना है इसने, तो ये नया पेज खोल देगा इसके लिए। अब फॉर एग्जांपल बॉडी में मैं लिख रहा हूँ सोर्स इमेज जिफ alternate fla 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 h reference tags tag.asp। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको लेट्स सी, डेमो देखते हैं इसको। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है h बेस टैग, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, नया विंडो खोल रहा है और एक नया पेज खोल दिया इसने, और ये ले गया HTML बेस टैग पे ले गया मुझे। अब HTML base tag, notice that the link opens a new window even it has target blank। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HTML base tag ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें हमें notice that link opens new window even if it has no target blank, यानी कि यहाँ पे हमने टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक यहाँ पे हमने नहीं डाला, मतलब यहाँ पे हमें डालना चाहिए था ये चीज़ ना, ये चीज़ हमें यहाँ डालनी चाहिए थी, ये यहाँ डालना चाहिए था लेकिन हमने नहीं डाला। तो नहीं डाला, उसके बावजूद ये नया पेज खोल रहा है। क्यों खोल रहा है, क्योंकि हमने हेडर में एक डिफ़ॉल्ट टारगेट सेट कर दिया है। तो इस वजह से अपने यहाँ पे नहीं भी डाला हमने टारगेट, तो उसने ऊपर वाला जो डिफ़ॉल्ट टारगेट है वो उठा लिया और उसकी वजह से नई विंडो खोल दिया इसने। तो ये चीज़ आ गई। दूसरा, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे h रेफरेंस दे रहा है टैग्स डॉट ये,
तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये एक्चुअली ये कर रहा है कि ये इसके आगे ये इसको एनेक्स कर रहा है। एक्चुअल वेबसाइट ये थी, इसके आगे से वो टैग्स के उसमें गया है फोल्डर में, टैग्स के फोल्डर में जाके इसने ये खोला है टैग्स बेस डॉट ASP। तो ये चीज़ हमने एक बेस URL हमने यहाँ पे दे दिया है, और अब हमने बेस URL यहाँ पे नहीं दे रहे, बल्कि उसके आगे हम जो रिलेटिव URL है वो सिर्फ डाल रहे हैं। इसको हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी लिंक होंगे हमारे वो इससे आगे आगे हम डीप होंगे उससे आगे जाके। तो हमने यहाँ पे ये किया टैग्स, यहाँ पे डाल दिया। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन कि हम डिफ़ॉल्ट जो URL है उसके आगे फिर एनेक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम href जब डाला तो ये क्या हुआ है, इसके आगे जाके डल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें www3 स्कूल टैग्स tag.bs। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, तो बाकी URL कहाँ से आ रहा है, बाकी URL ये यहाँ से उठ के आ रहा है, ये इसके साथ आगे कंकैटिनेट हो गया। तो आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। तो ये हमने हेड में डाला बेस को, और ये भी सिंगल एलिमेंट है, इसका क्लोजिंग बेस नहीं है, सिंगल एलिमेंट है, क्लोजिंग बेस नहीं है इसका। सर ये टारगेट ब्लैंक का समझ नहीं आया। टारगेट ब्लैंक से होता ये है कि ये हमने पहले भी मैंने ये हमने पढ़ा था कि टारगेट ब्लैंक जब लिखते हैं ना तो नया पेज खोल देता है। जब भी एच रेफरेंस में आगे ये चीज़ डालते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये नई विंडो में खोले, इसको नई विंडो में खोले, URL है, इसका ये मतलब होता है। अगर ये हम बेस में नहीं अप्लाई करता, मैं सिर्फ यहीं पे डाल देता हूँ तो फिर भी ये नई विंडो खोलेगा। ये मैं फॉर एग्जाम्पल में निकाल देता हूँ, ये यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आके टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखूंगा तो फिर भी यह नई विंडो में खोल देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं उठाता हूँ यहाँ से और इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये एक मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये नई विंडो में ही खोलेगा, ठीक है। अब ये नई विंडो में यहाँ नहीं खोल रहा है, लेकिन आप वो एडिटर में जाके ज़रा काम करेंगे ना तो ये नई विंडो में खोल देगा जब यहाँ पे कार्रवाई करेंगे इस तरह की। तो इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे डाल के देखता हूँ HPAA रेफरेंस। सर वो हमने बेस हटा दिए तो इसीलिए क्या पता नहीं खोल रहा हूँ। बेस, हाँ यहाँ नहीं ना मैंने सेट किया, यहाँ मुझे हाँ ये भी करना था ना, मैंने आधा गलत काम कर दिया ना। ठहर में मैं रीलोड कर लेता हूँ इसको। ये ठीक कह रहे हैं अब, ये मैंने असल में मुझे यही हटाना चाहिए था ना। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, Ctrl+X, ठीक है। अब मैं इसको टारगेट ब्लैंक कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो अब इसको इसी विंडो में खोलना चाहिए। देखा, इसी विंडो में खोल दिया उसने। अब मैं यहाँ पे टारगेट ब्लैंक डालता हूँ। अब मैं फिर दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसको नई विंडो में खोलना चाहिए, इससे नई विंडो में खोल दिया, ठीक हो गया। तो टारगेट ब्लैंक का मतलब ये होता है कि आप नई विंडो में खोलना चाहते हैं जब अपने URL को, तो आप टारगेट ब्लैंक लिखते हैं। तो इससे क्योंकि यहाँ पे टारगेट ब्लैंक सेट कर दिया है तो हमें दोबारा बार बार नीचे जितने भी हम रेफरेंस आ रहे हैं, जितने भी रेफरेंस हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ टारगेट ब्लैंक लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठाएगा। इसी तरह जो बेस URL डाल देंगे यहाँ पे आप, वो ऑलरेडी वो अगले URL से कंकैटिनेट कर देगा। सो दिस इज द स्टोरी, ठीक है। आई होप ठीक आई है बीन सर। एबल टू एक्सप्लेन सर अगर हम टारगेट चेंज कर दें तो जो बेस टारगेट है उसको फिर ओवरराइड कर देता है। मतलब हाँ, तो इसको अगर चेंज करूंगा तो वो इस पे इसके आगे कंकैटिनेट कर रहा है ना, ये कंकैटिनेट कर रहा है। या तो मैं ख़त्म ही कर दूं, ख़त्म करूंगा तो फिर यहाँ पूरा पूरा डालना पड़ेगा ना मुझे। जी अगर सर। ख़त्म नहीं करता तो ये इसमें कंकैटिनेट करना है इसके साथ लाके। तो ठीक है ये सर। है। Okay, so this is a chapter summary. The head element container for head
the head element is a container for metadata, means data about data. Head element is placed between HTML tag and body tag. ये भी clear है. Title element is required and it defines the title of the document. The style element is used to define style information and for a single document. Link tag is most often used to link external style sheet. Meta element is typically used to specify character set, page description, keywords, author of the document, and viewport settings. The script element is used to define client-side JavaScript. And base element specifies base URL and or target for all relative URLs in a page. ठीक है जी, इसके नीचे एक्सरसाइज कोई नहीं है, वरना वो भी कर लेते हैं. तो ठीक है, एक लेआउट वाला भी कर लेते हैं 10 मिनट. सर थक गए काफी. थक तो मैं भी गया हूँ. चल लेआउट से शुरू करेंगे कल. ठीक है. ओके, रमजान के लिए देखें 10 मिनट की ब्रेक मैंने कम आपका लिया है, क्योंकि वो एक कौन सी है स्टूडेंट जो कह रही है कि जी रमजान में आपने 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं तो कवर हो जाएगा. कौन थी है? अलीना खान. क्यों अलीना, 10 मिनट पहले छोड़ो ये सर मैं कर ये लें. भी कह रही थी, मैं कह रही थी कि अगर हम रमजान टाइमिंग वाला फॉलो कर लें तो हम इस वाले टाइम में जो हम 5 बजे शुरू करते हैं थोड़ा सा वो भी कवर कर लेंगे. अच्छा, मुझे तो यही समझ आई आपने कहा 1.5 घंटा जो है ना ये नॉन सर वो रमजान 1.5 टाइमिंग घंटा है, तो तो पूरा करना ही है, 2 दिन जो हम ले रहे हैं क्लास. नहीं वो 1.5 घंटा तो होगा ना. ये तो आप मुझे तो ये हाँ समझ जी. आई कि आप ये कह रही हैं कि रमजान टाइमिंग में क्यों 1.5 से घंटे से कम होना चाहिए, तो इसलिए वो आपका ये कवर हो जाएगा. यही नहीं कह रही थी आप, कुछ और कह रही थी. सर रमजान टाइमिंग्स में टाइम टेबल में 2 o'clock शुरू है ना क्लास, तो अगर हम वो फॉलो करें तो फिर आगे हम बिल्कुल एंड 6:30 तक नहीं हमें पढ़ना पड़ेगा. फिर थोड़ा सा वो अगर 2 to 3 है जिस तरह, तो वो वाला टाइम 4 बजे तक या 4:30 तक वैसे कर लें तो जल्दी हो जाएंगे सारे, और वो फिर कवर भी हो जाएगा अगर उधर ज़्यादा पढ़ लें तो. फिर एंड टाइम तक नहीं पढ़ना अच्छा, पड़ेगा. वो तो नहीं हो सकता ना, क्लैश आ रहा है ना. वो तो मसला ये था कि क्लैश का इशू था ना. क्लैश की वजह अच्छा. से रेगुलर टाइमिंग के बाद रखा गया था. अगर आपकी क्लासेस 3 बजे ऑफ होती है, मेरा ख्याल है 3 बजे ऑफ होती हैं क्लासेस आपकी, तो जी 3 जी बजे रखा जा सकता है 5 के बजाय. लेकिन अब वो टाइम दिया हुआ है एएसजी ने, तो फिर अब उसी को फॉलो करना पड़ेगा ना. जी सर. ठीक है. तो सॉरी, मैं गलत समझ गया था. तो ठीक है, हम एक तो हर सैटरडे को एक एक क्लास लेंगे. इस सैटरडे को भी होगी फर्स्ट क्लास. टाइम यही रखते हैं 5 से 6:30 ही. ठीक है, बस जो चल रहा है. तो हम 4 क्लासेस हमने बैक का वो कवर करनी है. ठीक हो गया. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर ट्यूसडे कहा था. सर ट्यूसडे नहीं था. हाँ सॉरी ट्यूसडे का था. अच्छा, वो मुझे याद करा दिया. मैं भी बोल बोल के ना मुझे भी रोज़ा लग गया. सॉरी ठीक है, ट्यूसडे था. चलें, सही है. और कोई गलती क्या तो नहीं कर Tuesday रहा का? मैं? ये कौन है भाई? आपको भी रोज़ा लगा हुआ है? सर नहीं, मैंने क्लास लेट की थी सर. अच्छा, वो हमने मेकअप क्लासेस 4 हमारी मिस हैं, जो शुरू के 2 वीक से ना, तो 4 क्लासेस मिस हैं. वो हम 1 क्लास पर वीक लेंगे, तो 4 वीक्स में हम अपनी मेकअप क्लासेस करेंगे. एंड द क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे एंड टाइम विल बी द सेम, दैट इज़ 5 to 6:30. और इस नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर फर्स्ट क्लास होगी हमारी. ठीक है जी. ओके सर. चलें, होमवर्क आपका यह है कि आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है visualstudio.code के साथ. ठीक हो गया. और बल्ब रंग बिरंगे बना के छोटे बहन भाइयों को इम्प्रेस करना है आपने. ये 2 होमवर्क हैं आपके. ओके देन, खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़ सर.